खबरा में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, कुछ खबरें और मौका मिला तो वे ये भी बात करेंगे जो थोड़ी देर पहले आप मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुन रहे थे, खासी मानी खेज थी। मगर पहले मैं अपना रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आर्मी चीफ आजकल जो तलबा के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसमें रिसेंटली कुछ सख्त पैगामात भी दिए गए हैं। इसका पस मंज़र जानने की अपने मेहमानों से और मियाँ साहब से ख़ास तौर पर कोशिश करेंगे कि वो उनके मुखातब कौन है। कुछ अंदाज़ा तो हमें भी है, मगर उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो PTI के अंदर इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए हैं। हत्ता कि जो उसके दो साथी, अगर मुझे आप कहने की इजाज़त दें, जो बड़ा वेहमेंटली जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, उन पर भी इल्ज़ामात और ठेकों के बात होनी शुरू होगी। क्या इससे कोई बानी PTI की पॉपुलैरिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा और ये क्या हो रहा है और क्या मसला है? उधर पाकिस्तान में $40 बिलियन की मज़ीद सरमाकारी वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो क्या फिर अब हमारा कर्जा, इस सारा कर्जा अगर हमें मिल जाता है तो $170 बिलियन हो जाएगा और फिर हम इस पर अपनी डेट सर्विसिंग करेंगे, या यहाँ पे तरक्की के नए दर खुल सकेंगे जो 70-75 सालों में इनफरादी तौर पर तो लोगों के लिए और ख़ानदानी तौर पर तो खुले हैं मगर मुल्क के लिए नहीं खुले, अफसोस के साथ कहते हैं। और साथ ही यूक्रेन की जो जंग बढ़ रही है, इसमें क्या अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है? और जो पॉलिसीज़ हम ट्रंप साहब की देख रहे हैं, सोलो पॉलिसीज़ देख रहे हैं, क्योंकि यूरोप भी उनसे खौफज़दा है। डेनमार्क को उन्होंने हमले की और ना जाने क्या क्या धमकियाँ दे डाली। मियाँ साहब, अब हम बहुत शुक्रिया हजूर। ये फरमाइए कि आर्मी चीफ की आज पहले तो हमने देखा कि अनलाइक हिज प्रेडिसेसर्स ये कुछ ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन नहीं रखते, जो कि बड़ा लोग इस बात को कुछ अप्रिशिएट भी करते रहे हैं और करते हैं। मगर ये पैगाम आया है, इसका कोई ख़ास पस मंज़र है या क्या है और मुखातिब कौन हो सकता है? मियाँ साहब। असल में काजी साहब, ये जो पैगाम आया है, इससे पहले आपने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया था। वो ये हुआ था कि जो तकरीर थी उसको मरोड़ तरोड़ कर पेश किया गया था और उसमें कुछ जो मीडिया, मैं तो मीडिया उनको नहीं कहूँगा, कुछ डिजिटल जिसको कि दहशतगर्दी कहते हैं शायद, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने उसको उसमें जो है वो कुछ डबिंग शबिंग की और कुछ फ़ोटोशॉप किया और कुछ AI के ज़रिए कुछ प्रॉब्लम की। तो उस पर कल जो है वो बाकायदा एक वीडियो जो है वो सामने आई, जो कि आर्मी चीफ ने तलबा तलबात से ख़िताब किया था और उसमें उन्होंने बातें की तलबा तलबात से। उन्होंने अपने दिल को खोल के रखा। उन्होंने आर्मी का वहाँ पर जो है वो पहले तो एक इमेज बताया कि आर्मी क्या होती क्या है, और जो सिपाही होता है वो नहीं देखता कि कोई कौन मेरे साथ जो है वो कोई सिंधी बैठा है, बलोची बैठा है या पंजाबी बैठा है। वो एक सिपाही होता है और फौजी होता है, और वो फौजी समझ के ही आपस में जो है वो रहते भी हैं और लड़ते भी हैं दुश्मन से। उन्होंने जो मुखातब, अच्छा मियाँ साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमें हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान और दोस्त एंकर जनाब मुनीब फ़ारूक साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुनीब फ़ारूक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आता हूँ कि आमतौर पर तो आर्मी चीफ जो है वो मीडिया के साथ उनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, और अनलाइक हिज प्रेडिसेसर जैसे मैं कह रहा था, मगर उन्होंने कुछ सख्त पैगाम दिया है। इसका पस मंज़र आपके ज़हन में क्या बन रहा है और इसके असरात भी क्या हो सकते हैं, जनाब मुनीब फ़ारूक साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। वो जिस फंक्शन के अंदर वहाँ से आर्मी चीफ का गुजर हो रहा था, टर्किश प्रेसिडेंट के ऑनर में वो दोहराना था। चंद मसरूफियात की वजह से मैं इस्लामाबाद नहीं उस दिन ट्रैवल कर सका, लेकिन वहाँ पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उनसे, जब आर्मी चीफ वहां से गुजर रहे थे तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल कर लिया, से बात उन्हें एड्रेस करके सर आप ये बताइए इस तरह। तो वो फॉर फ्यू सेकंड्स वहां पर वो आई वुड से मिनट और सो वो खड़े हुए, कोई प्लान्ड इंटरेक्शन नहीं था ये। और जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे उनसे जो गुफ्तगू उनकी हुई वो बात बड़ी ठीक है। उन्होंने जो रिपोर्ट हुआ फिर एक लफ्ज का इजाफा भी है, अब वल्लाह आलम वो उन्होंने फरमाया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये खत वगैरह ये तो एक गिमिक्स है। उन्होंने कहा खत मुझे तो कोई मिला नहीं है, अगर कोई खत आया भी तो वज़ीर आज़म को पाकिस्तान को भेज दूंगा। बात बड़ी क्लियर है कि वो इस वक्त जो काजी साहब पॉलिसी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, वो अगर मैं ज्यादा खोल दूं आपके सामने तो वो ये है कि जी प्रोजेक्ट इमरान बनाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने था, लेकिन वो आज रियलिटी तो जरूर है। और जो बातें इमरान खान साहब कर गुजरे हैं वो इतनी आगे जा चुकी हैं हुदूद के हवाले से कि शायद वो मामलात में बेहतरी इस वक्त फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अभी भी पुरुमीद हूं कि शायद उनकी रिहाई से मुतल्लिक तो कोई स्पेस निकल सकती है अगले 2-4-5 महीनों में, लेकिन सियासत में वापसी मुझे लगता है उसमें अभी लंबा असर लगेगा इमरान खान साहब।
लेकिन मैं एक और एंगल से आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर मियाँ साहब आप। लेकिन मुनीब भाई, आपने जो बात की है ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बड़ी बड़ी खबर है इसमें कि सियासत में वापसी जो है मुमकिन नहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन तहरीक इंसाफ जो बहसीत जमात है उसमें इतनी तकसीम हो चुकी है और वो इतनी बढ़ चुकी है आपस में कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं, थप्पड़ तक जो हैं वो अब रसीद किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जानिब से ये भी खबर आ रही है कि जो बानी पीटीआई हैं वो इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्होंने कोर कमेटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और बहुत सी तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया है। आप क्या देखते हैं कि क्या इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ टूट रही है? देखिए, मैं ये तो सख्त कमेंट होगा मियां साहब कि अगर मैं ये कहूं कि जमात टूट रही है। जमात तो मजबूत है और मौजूद रही है अब तक। हाँ, ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी जरूर है और इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, लेकिन जो चीजें इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप ये देखें, इमरान खान साहब एक नामवर खिलाड़ी हैं, इज अ लेजेंड, लेकिन ज़हन में रखें अगर कोई क्रिकेट का कप्तान भी बार बार अपनी फील्ड प्लेसिंग चेंज कर रहा हो, अपने खिलाड़ी तब्दील कर रहा हो, कभी एक तरह को इसको ये दे दो, इससे वो ले लो, इससे फलाना चीज ले लो, इसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि आप जीत नहीं रहे, आप हार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका बयानिया था उसका असर नहीं हो रहा। मैं बार बार, मैंने आपके प्रोग्राम में भी हमेशा अर्ज किया, काजी साहब के सामने और आपके सामने भी, कि सियासत में लेवरेज की बड़ी अहमियत होती है। आपके पास लेवरेज है, लेवरेज कुछ भी हो सकती है, एक मौका हो सकता है, आप एज अ लोन और जो एक वुल्फ के तौर पर भी अपीयर हो सकते हैं, आप एक एज एन ऑप्शन भी अपीयर हो सकते हैं मुक्तदरा के सामने कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्हीं को लेकर आना है, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जहां ये मसाइल मौजूद हों वहां पर बेहतरी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। यही चीज हमारे सामने मौजूद है और ये इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही है हर जगह कि तहरीक इंसाफ के पास वो लेवरेज नहीं आ रहा जिसकी बेसिस पर वो अपने टर्म्स डिक्टेट करा सकें एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा मियाँ अपना मनी फारूक साहब, मैं ये तो बात आपकी ठीक है, जो अब जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो नहीं, लेकिन एक तो हकीकत है ना कि एक तो आप देख सकते हैं कि सोशल बेस जो हुकूमती पार्टियां हैं वो उड़ के रह गई उनकी, कोई माने ना माने। कल तलत हुसैन साहब जैसे हमारे अच्छे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि भाई ये हाईली अनपॉपुलर हैं, तो ये भी तो एक एक्स फैक्टर तो है यहाँ पर। ये अपनी जगह बजा है कि उनके पास कोई मुतबादल है या नहीं, मेरी नाचीज़ राय में तो शायद ना ही हो, लेकिन बहरहाल तो ये तो देखें, ये सेटअप भी तो कोई पायदार ये नहीं नजर आ रहा। ये काजी साहब आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत तो चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो तो है। मसला ये है कि ये तमाम जमातें जो अपनी जगह मौजूद हैं, इमरान खान साहब अगर मकबूल ना होते या उनकी पब्लिक में फॉलोइंग ना होती तो इरोड हो चुके होते। आज तक उनका नाम लेने वाले मौजूद हैं। उनकी जमात ने 2024 के इलेक्शन में तमाम तर मुसीबतों के बावजूद वोट लिया है। एक सूबे में उनकी तीसरी कंसेक्यूटिव हुकूमत है। तो ये बात तो मैं समझता हूँ बड़ी बेवकूफाना होगी अगर कोई ये कहे कि पार्टी खत्म हो गई या उनकी सियासत खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मसाइल उनको बहुत है, खुद उनकी इक़्तिदार में वापसी क्वेश्चनेबल है, उनकी जमात की जो मरकजी सतह पर मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। मसला ये है कि क्या ये फैक्टर एस्टेब्लिशमेंट को बॉदर करता है? एस्टेब्लिशमेंट से मेरे जैसा आम आदमी, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा या आपकी या मियाँ साहब की कामयाबी ये है कि अगर हम एक्सेस हमें मिलती रहे और हम सवाल करने के काबिल रहें और हम हर जगह सवाल कर सकें, इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं एक आम आदमी हूँ, आम सा सहाफ़ी हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक खबर लाऊं या अपने नाज़रीन तक। खबर यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इससे बॉदर नहीं होती कि कौन पॉपुलर है, बल्कि उनका ये कहना है कि कौन पॉपुलर है कौन अनपॉपुलर है इसका फिक्र सियासी जमातों को है, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। उनके नज़दीक इस वक्त जो ये निज़ाम है ये डिलीवर कर रहा है। उनके नज़दीक ये निज़ाम बेशक सियासी इस्तेकाम नहीं भी है, तब भी मुआशी तौर पर इसकी समत दुरुस्त है, लिहाजा ये आगे चल रहा है। और जिस तरीके से आगे चल रहा है पाकिस्तान को ये तरक्की की राह पर ले जा रहा है और ये ऐसे ही रहेगा। उनके नज़दीक इमरान खान साहब बहसियत एक मैं एक चलें, ये तो फैक्टर आपने बड़ी खबर दे दी कि भाई वो उनके ज़्यादा बड़े कोई अहदाफ हैं या वो इस पॉपुलैरिटी से आगे देखते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तस्वर भी मिलता है आपको जो एक खौफनाक अनपॉपुलैरिटी है, ये भी उन पर कोई यानी असरअंदाज नहीं हो पा रही? देखिए काजी साहब, वैसे तो
ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है। माजी में देखें, इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में आती है, 2019 में मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ और हकायक के बेसिस पे कि वही इदारे, वही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो 2018 में इतनी सख्ती बरत रही थी कि उन्होंने कहा जी कि आपने इलेक्शनों के ऊपर बात नहीं करनी कि वो कितने दुरुस्त थे या नहीं थे। आज इस हुकूमत को आए हुए 1 साल हो चुका है, अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर होगी तो मैं इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा तो हैसियत साहब की खबर दूंगा। आज तक तो इस एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा अभी तक कि ये हुकूमत में कमी है, ये हुकूमत करप्ट है और ये बहुत अनपॉपुलर है और हम इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। जी मियां साहब, ओवर टू यू। आज की तारीख मुनीब भाई, आपने फरमाया कि 4-5 माह में हो सकता है कुछ सबील निकल आए कि बानी पीटीआई रिहा हो जाए या कोई बाहर जेल से बाहर आने की सबील निकल आए, लेकिन क्या ये जो होगा, अगर हुआ तो ये डील का नतीजा होगा या आप देखते हैं कि केसेस जो उनके खिलाफ हैं या उनके खिलाफ जो फैसला आया वो इतना कमजोर है कि वो रिहा हो जाएंगे? नहीं, मैं ये मियां साहब समझता हूं कि जो उनके खिलाफ फैसला है 190 मिलियन पाउंड का, इसको मुअत्तल कराना भी एक टास्क होगा। इस अपील के, इसके खिलाफ फैसला मुअत्तल होना, सजा मुअत्तल होना भी एक टास्क होगा। मैंने पहले भी ये प्रिडिक्ट किया था और इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कि इमरान खान साहब को एक सजा हो चुकी है, GHQ हमला केस या जिनाह हाउस, इनमें से एक और केस में भी उनको सजा होगी। फिर वो जो कन्विक्शन का एक तलवार है वो तो उन पे लटकती रहेगी। हाँ, उनको कहीं और कोई सहूलत दे दी जाए, कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, कुछ आसानी पैदा हो जाए, शायद ऐसी कोई स्पेस निकल आए, लेकिन जो कानूनी मामलात हैं उनके वो खराब थे और फिलहाल खराब रहेंगे। आगे कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके बारे में तो सिर्फ अल्लाह की जात बता सकती है, लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो भी इतनी आसानी से। अच्छा मुनीब भाई, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, आज के हालात ये फरमाइए कि एक और यानी बड़े न्यूज़ में है मलिक रियाज साहब, एक बड़ा नुमाया नाम है, तो क्या हमारी जो पावर दैट बी वो चाहेंगे कि उनको यहाँ लाया जाए और उनके खिलाफ बहुत कुछ है मेरे ख्याल में जो नज़रअंदाज होता रहा है, तो ऐसी कोई बात है? कहा तो ये जा रहा है कि उनको एक्स्ट्राडिट करने की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा ये सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है। नहीं, अगर रियासत संजीदा हो तो मेरे ख्याल में दुबई कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां से वो क्या, या इस तरह की सोच मौजूद है कि उन्हें लाया जाएगा या लाया जा रहा है, या अभी डिसीजन नहीं हुआ? देखिए, सोच तो मौजूद है, हालात भी खराब हैं, उनके साथ मामलात दुरुस्त नहीं है, शायद उनसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट भी की गई थी जो शायद उन्होंने नहीं की, लिहाजा इसलिए लगता है कि हालात उनके हवाले से खराब हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उनके पास तो बहुत सा मवाद होगा, अगर देखा जाए तो, जिसके बारे में वो बात भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट है तो जाहिर करती है। मुनीब फारूक साहब, एज अ जर्नलिस्ट तो मैं भी चाहूंगा और आप भी चाहेंगे कि भाई वो जो बातें करते हैं वो आए, खोलें, जरा खोल के अवाम को भी सुना। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा, उनका पर्सपेक्टिव आपने सुना। बहरहाल ये हम आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बहुत अहम खबरें हैं, PTI में इख्तलाफात किस हद तक पार्टी को डैमेज कर सकते हैं, खान साहब मायूस हैं या नहीं हैं, और फिर हम $40 बिलियन की बात भी करेंगे, ये क्यों कर्जे पे लेने पे हम बगले बजाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक और ख़बर जो है बड़ी उछल रही है आजकल के पाकिस्तान में $40 अरब की सरमाकारी होगी और ये वर्ल्ड बैंक करेगा। गोया डेट रिटायर करने का कोई सिलसिला नहीं है, हमें और डेट चाहिए। मियाँ साहब, मैं इस पर अपना नुक्ता नज़र भी पेश करूँगा, पहले तो ज़रा खबर दे दें कि ये इसका स्प्रेड क्या है, ये कितने अरसे तक फैला हुआ होगा, किस सेक्टर में आएगा, अभी ये डील डन हो गई है या सिर्फ MOU साइन हो रहा है? और मियाँ साहब, कर्जा तो फिर $170 बिलियन हो जाएगा हमारा, पहले ही बुरकस निकला हुआ है, आपके पास क्या खबर है? काजी साहब, देखें, कर्जा लेना गलत नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर उसको यूटिलाइज करना जो है वो बेहतर है, उसको ज़ाया करना गलत है और उसको खा जाना गलत है, जो कि करप्शन की नज़र हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक है उसने मंजूरी दे दी हुई है इसके हवाले से
$40 बिलियन की सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में 2 फेजेस में। एक $20 बिलियन की एक होगी, $20 बिलियन की एक होगी। आज 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलमी बैंक के पाकिस्तान के अंदर हैं और आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने खुशाइन करार दिया है $20 अरब जो है वो तो तालीम, सेहत और नौजवानों की तरक्की के हवाले से होंगे, समाजी शोबों में होंगे। ये $20 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चलेंगे। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, ये ऐसे पैसे नहीं मिल जाने की जिस तरह IMF की किस्त होती है और वो स्टेट बैंक में पैसे आ जाते हैं और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट होंगे जिसमें सरमायाकारी होगी, इसमें तवानाई के प्रोजेक्ट भी होंगे, इसमें जो है वो इक्तिसादी प्रोजेक्ट होंगे, तो इक्तिसादियात जो है उसको और सनती तरक्की के लिए ये प्रोजेक्ट होंगे। 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज में $20 अरब और दूसरे में $20 अरब होंगे। 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो आए हैं वो तकरीबन 50 मुल्कों से उनका ताल्लुक है, क्योंकि 50 मुल्कों को वो डील करते हैं। पाकिस्तान भी है और आज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके वज़ीर-ए-आज़म, मैं इसकी काउंटर बात कर दूं एक जरा थोड़ी सी। बात ये है मियां साहब कि बड़ी अच्छी बात है कि आइंदा आने वाले कर्जे जो हैं वो सही इस्तेमाल हों, और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब की माशाल्लाह रेपुटेशन से तो आप और हम आगाह ही हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मगर मियां साहब, एक डेट कमीशन फ्रांस में बना था 2014 में और उसकी फाइंडिंग्स बड़ी आला थी। उसने कहा कि रियासतों ने न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के बाद हेल्थ प्राइवेटाइज कर दी, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे ठेकेदारों को नवाज के खुद खा गए और कर्जा आवाम से दिलवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपकी जो खुशनीति से आप बात करें, अल्लाह करे ऐसे हो कि यहाँ कोई वेल्थ फॉर्मेशन हो। मगर अब तक तो ये हुआ कि बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ बनी, बैरून मुल्क जो और निजी इदारे जो हैं ऊपर जाते रहे। अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? क्योंकि माजी में आज तक तो यही होता आया है और खास तौर पे खान साहब ने भी नहीं बताया हमें, वो जो उन्होंने कमीशन बना था, डेट कमीशन कुछ नहीं बताया इमरान खान ने हमें। काजी साहब आपको याद है कि यहाँ पर भी कर्जा कमीशन बना था? 24,000 अरब रुपया कहाँ गया, किसने खाया, कैसे वो खर्च हुआ, उस हवाले से भी एक कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन उम्मीद है कि अब ये बेहतर हो जाएंगे हालात, और जो हुकूमत कह रही है कि उड़ान पाकिस्तान उड़ान भरेगा और उड़ान भर चुका है, इसमें कुछ आलमी इदारे जो हैं वो भी उम्मीद की जो है किरण नजर आती है, उनको भी अल्लाह करे ऐसा हो। और ये अरामको की क्या खबर है मियां साहब? लेकिन एक खुशखबरी और भी है काजी साहब, वो ये है जी बात करें पाकिस्तान और रूस के दरमियान, पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत शुरू होने वाली है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है जी बात करें, बड़ी तजारत शुरू होने वाली है। 15 मार्च से एक आजमाइशी ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट शुरू होगा, जो कि यहाँ से पाकिस्तान से जाएगी। ये तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान के रास्ते जो है वो रूस जाएगी और यहाँ से जो है वहाँ से वापस आएगी। और इससे जो है पाकिस्तान में जो है वो चावल और जो कपास और दीगर जो अशिया हैं वो रूस को भिजवाएगा, और रूस से जो तेल, कुदरती गैस और स्टील और सनती सामान जो है वो रूस से आएगा। ये बहुत बड़ी तजारती जो है वो सरगर्मी शुरू होने वाली है। अगले ही महीने 15 मार्च को इसकी आजमाइशी सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत शुरू हो जाएगी। और वो तजारत इस बात की ज़मानत होगी कि दोनों मुल्क ना सिर्फ बरादर मुल्क बनेंगे, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होंगे, बल्कि ये तीनों चारों मुल्क जो दरमियान में आते हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे और बहुत बड़ी तजारती एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होगी। और ये पूरी लड़ी जो है वो पाकिस्तान को इनके साथ जोड़ेगी, और ये तजारत जो है उसके बाद चीन के साथ भी इसका ताल्लुक जो है वो बनेगा, और ये सारी तजारती एक ब्लॉक बन जाएगा जिससे पाकिस्तान जो है फ़ायदा तो उठाएगा ही, लेकिन सारे मुल्क से पूरा। मैं तो थोड़ा सा स्केप्टिक तो हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि यही लोग थे, यही बार बार बारियां बदलते रहे। बीच में हमने PTI को भी देख लिया, उसने क्या किया है, सारे का सारा माल उड़ा। यहाँ $130 बिलियन कहाँ खर्च हुआ है हमें बताया जाए। खान साहब ने हमसे वादा किया था कि वो जी उन्होंने तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो एक रिपोर्ट एक बड़े भले से अफसर थे, क्या नाम है उनका, उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा ये बंद कर दो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ, ये सब वारदात है। ये सरकारी रिपोर्ट थी खान साहब के दौर में और इस पर भी वो बैठे रहे। ये जो बाकी आज बैठे हुए हैं इन्होंने कर्जे लिए और किधर लिए, और अंधेवाह कर्जे लिए,
और साथ क्या किया, 92 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बना के काले धन की जो है एक बुनियाद रख दी, जो अब माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है कल ये ऐसा ना हो और हमारे नाम पर लिए जाने वाला कर्जा हमारे पर खर्च हो, ये ना हो कि फिर जो है वहां पे ऑफशोर प्रॉपर्टियां बन जाएं। यही उम्मीद रखें। लेकिन साहब ये किस्सा पारीना हो चुका है, ये किस्सा पारीना है और ये हो चुका है, जो होना था वो हो गया है। उसकी तहकीकात भी हो रही हैं और इसकी तहकीकात भी होंगी। ये भी पता चलाया जा रहा है कि स्मगलिंग कौन करता रहा है और उसमें कौन कौन मुलव्वस था और कौन कौन मुलव्वस है। इसकी तहकीकात तो अपनी जगह होंगी, लेकिन अब यह है कि दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है। सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। अरामको जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है लगाने के लिए तैयार है। वजीर खजाना जो है इस वक्त वहाँ पर, उन्होंने आज तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और सऊदी अरब की सरमायाकारी के हवाले से बहुत से मामला तय पा चुके हैं और रवां साल के आखिर तक ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और ये $100 बिलियन से जायद का प्रोजेक्ट जो है वो होगा। अगर ये पाकिस्तान में लगता है तो पाकिस्तान में ना सिर्फ तेल और गैस की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होगी, बल्कि तेल जो है वो सस्ता तरीन तेल एक फ्यूल होगा और पाकिस्तान में तेल जो है वो सस्ता होगा। और अगर ये एक्टिविटीज़ बनती हैं जिसमें रूस और पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना और एक बात तो बताए ना, तो फिर यहाँ पर जो है साल गुजर गया, बिजली सस्ती नहीं हुई। जी कैसे ये नहीं बता सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि किस लोग कहते हैं, और इनका मुंह बंद करने वाला कोई नहीं है कि जनाब ये तो खुद इन पार्टियों के अंदर के लोग हैं जिनके ये IPPs हैं। आज तक ₹1 कम नहीं हुआ मियां साहब। हाँ, इस मुल्क के लोग बिल बिला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सच हो जो हम कह रहे हैं। देखें 53 IPPs से बातचीत चल रही है इस वक्त। कायद साहब 53 IPPs से बातचीत चल रही है, 8 जो है उससे मामला तय पा चुके हैं, 15 से भी हो चुके हैं। मियां साहब 53 IPPs IPPs चल रही है, बातचीत चल रही है और बिजली जो है वो आधे रेट पे आने वाली है। मैं अर्ज कर दूं मियां साहब, एक तफन्नुन तबा के लिए अर्ज कर दूं प्रोग्राम इस सेगमेंट के खात्मे में कि एक मुशायरे में था तो एक शायर ने कुछ 36 शेर नामुकम्मल गजल के सुना के कहते हैं और आखिरी शेर अर्ज है। मैं क्या कोई गाल नहीं, साढ़े साहब ही आखिरी ने, साढ़े साहब ही आखिरी ने। तो मगर ये ना हो, अल्लाह करे कि ये जो एक खुशनुमा आपने फ्यूचर बनाने की कोशिश की है ये रूबा अमल हो सके। बहरहाल आज तक तो नहीं हुआ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। यूक्रेन जंग जो है इस पर क्या यूरोप और अमेरिका में डिवाइड होने जा रही है, क्या सिलसिला, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। नाज़रीन, में ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तजिया निगार और आलमी अमूर पर गहरी निगाह के हामिल जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मैं 2 हवालों से जाऊंगा ज़रा क्विकली। मैं आपका एक तो ये बताएं कि यूक्रेन की जंग में क्या अमेरिका और यूरोप में कोई डिवीजन नज़र आती है आपको, और उधर इमरजेंसी की बातें हो रही हैं यूरोप में, अजीब अजीब सी कहानियाँ आ रही हैं उधर जर्मनी में। और सेकेंडली मैं आऊँगा फिर ये जो एक डील मिलिट्री इक्विपमेंट की, ये जहाज़ों की डील इंडिया की हो रही है। पहले ज़रा ये फरमा दीजिए, क्या बहुत डीप डिवीजन है बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन? हाँ बिल्कुल। अभी तो लोग ये कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि देखिए जो नेटो बना था 1949 में और इसमें बेसिकली रशिया को रोकने के लिए बना था, तो अभी तो ट्रम्प ने पहले कह दिया था कि हमें इससे निकलना चाहिए और अभी उन्हें अपने वाजे कर दिया, तो यूरोपियन कंट्रीज को अभी बड़ा खतरा हुआ है। इसलिए प्रेसिडेंट जो यूक्रेन के हैं जेलेंस्की ने कहा है कि बाय 2026 को तक रशिया अटैक करेगा यूरोप पे, तो वो एक खतरा। देयरफॉर देखिए ये म्यूनिख की जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें ये खदशात पे बहस की गई है, लेकिन वहां पे भी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, तो वहां पे तो उन्होंने उनको कहते हैं कि इंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई यूरोपियंस आप लोग अपने वैल्यूज को छोड़ चुके हैं, सो एंड सो। तो इसके अलावा फिर अब जो कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है यूरोप के अंदर देखें, इट इज फ्रांस है, जर्मनी है, और अब ये लोग हैं यूनाइटेड किंगडम है, ये आपस में बैठ रहे हैं और पेरिस में, और इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि अब फ्यूचर में क्या होगा। तो एक खतरा है। और इससे जिस तरह आप समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तो एक बड़ा क्लीन ब्रेक अचीव कर लिया है, यूक्रेन को साइड पे छोड़ दिया है। अब जिस तरह बातचीत हो रही है उसमें ना यूक्रेन है या यूरोपियन यूनियन है। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर इस मामले को देखा जाए तो अमेरिका जो है वो नेटो को नहीं मान रहा और जो पुतिन है वो अपनी शराइत पर जंग बंद कर रहा है। अगर नेटो टूटती है तो क्या यूरोपीय यूनियन की यूनियन जो है वो बचेगी या उसको भी ऐसा ही देख रहे हैं आप?
नहीं जी, उसमें भी देखें, एक तो यूरोपियन यूनियन में भी डिवाइड हैं, कुछ लोग स्टिल कुछ प्रो अमेरिकन इसमें ग्रुप्स हैं, कुछ कंट्री मेजॉरिटी तो इसके खिलाफ है। लेकिन जो नुकसान जो यूक्रेन का होगा, देखें एट प्रेजेंट यूक्रेन का 20% जो नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट रशिया के ऑक्यूपेशन में है। लुहांस है, डोनेट्स्क है, मेरियोपोल है, खेरसन है और क्रीमिया, दैट इज 20% ऑफ यूक्रेन इनके पास गया है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है और उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट ने भी कहा है कि हम 2014 की जो पोजीशन है उस पर नहीं जाएंगे। तो दैट मीन्स कि ये इंटायर एरिया उसके बाद जितना कुछ जो यूक्रेन का कैप्चर हो चुका है वो रशिया के पास जाएगा। तो मतलब अभी ये फिर देखें ना, अमेरिका ने फिर ये भी डिमांड की है कि हमने आपको इतना इन्वेस्ट किया, इतना फंडिंग की, वेपन्स इक्विपमेंट दिया, तो अब हमें अलाउ कर हम आपके आके यहाँ पे स्ट्रक करें नेचुरल रिसोर्सेज। तो इट इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट। तो यूक्रेन की अभी मतलब समझ ले कि अभी वो उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं जिससे पहले कि उस तरफ आऊँ, ये जो हमारे असले की डील हो रही है, ये बड़ी एक तकलीफदेह तारीख है जिसे हम भूल जाते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया। नेटो को वहाँ लेके जा रहे थे, मॉस्को को वो ब्लीड करना चाहते थे, और अब उसको कहते हैं कि जो माल पहले बंदे मरवा दिए, उनका मुल्क गया, अब कहते हैं जो माल है तुम्हारे पास वो भी हमें दे दो। इट इज़ नॉट, डोंट यू थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट? बिल्कुल ऐसा ही, देखें हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना। हम क्या देखें, अफगान वार में हम साथ रहे, अभी भी आपने देखें कि जब दोहा कार्ड के बाद ये सूरत हाल हुई है, तो उसमें यह है कि इट इज गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है। सो देयरफॉर इंपॉर्टेंट लेसन विच वी कैन ड्रा कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकेंडली, ये जो असले की डील है इसके बारे में ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने बात की है असले की डील की बात हो रही है। सॉरी काजी साहब, असले की डील की ब्रिगेडियर साहब बात हो रही थी, तो 74 अरब डॉलर का जो बजट है वो इंडिया ने अपना रख लिया है, दिफाई बजट बल्कि बढ़ा दिया है। तो ये साफ नज़र आ रहा है, और अमेरिका के साथ जो डील की जा रही है हथियारों की, साफ नज़र आ रहा है कि ताकत का तवाज़ुन जो है बिगड़ रहा है और इंडिया जो है वो जंगी तैयारी कर रहा है। हम इस वक्त किस पोजीशन पे खड़े हैं, एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा ये फरमाइएगा कि उस भारत की जो इस तरह की जंगी तैयारी है वो किसके लिए है? देखें जी, दो व्यू पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि चले कि F-35 मिल रहे हैं, इंजन्स मिल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, स्पेस में कोऑपरेशन हो रही है, सो वो है। लेकिन वो जहाज इतने जल्दी मिलेंगे नहीं। अभी आप देखें कि F-35 के जो वैल्यू है 80 मिलियन टू 115 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज है। इसकी एक फ्लाइट का जो खर्चा आता है वो $36,000 है। सो इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे ग्रुप से वो कहते हैं कि जैसे व्हाइट एलिफेंट जिसका हमने सौदा किया है। अगर आपने रिसेंटली एक क्लिप देखा होगा, इंडियन एयर चीफ ये शोर मचा रहे थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर जो सिस्टम है, उन्होंने उनके जो टेंडर्स देने थे वो नहीं दे सके हैं। तो वहाँ पे अभी एक उसका अंदर डिवीजन है। लेकिन ये है कि खित्ते में यकीनन आर्म्स रेस होगी। पाकिस्तान को अकॉर्डिंगली हमने काउंटर स्टेप्स भी लेने होंगे कि जितने वहाँ पे हो रहे हैं। अब देखें ना कि इंटरेस्ट की बात है, तो अमेरिकन का इंटरेस्ट है ये यहाँ पे चाइनीज को कंटेन करने के लिए, तो देयरफॉर वो चीज़ें उनको दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी इंटरेस्टिंग है, टैरिफ की बात आई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा जितना टैरिफ आप लगाएंगे इतना हम भी लगाएंगे। सो अब इंडिया के अंदर भी डिवीजन है। मेरा ख्याल में कि इट इज़ नॉट दैट कि बहुत ही कोई वो वहाँ पे एक्टिव कोई बचा हुआ है वहाँ पे विजिट के दौरान। अच्छा जी, जर्मनी का बड़ा मामला है, वहाँ पे इमरजेंसी लग रही है। हमें याद है इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो बड़ा शोर मचा था। तो ये क्या लिबरल डेमोक्रेसी इज ऑन द डिक्लाइन? बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल अभी देखें कि दुनिया भर में तब्दीलियां आ रही हैं और जिसमें राइट और लेफ्ट वाला वो डिवीजन भी है। तो मेरा ख्याल में अभी यूरोप के अंदर बहुत सारी, जिस तरह मैंने कहा कि अब डिवीजन इसी तरीके से कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ खड़ी हैं, कुछ उसके मुखालिफ में आ गई हैं। तो यूरोप आज जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा ना कि यूरोप के अब बिल्कुल इसमें यूरोप का अपनी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, यूरोप के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो देयरफॉर फ्यूचर में इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने लगी। अच्छा, तो आप अपनी दिफाई सलाहियत की बात कर लेते हैं। हमारी दिफाई सलाहियत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है कि सऊदी अरब में जो एयर शो हुआ, वहाँ जो थंडर त्यारे हैं, JF थंडर त्यारे, उन्होंने बड़े कामयाबी से वहाँ पर प्रवास की और वहाँ अपना लोहा मनवाया और यहाँ से नॉन स्टॉप प्रवास वहाँ तक की। और जो भारतीय मीडिया है वो वावेला कर रहा है कि इसराइल के पास त्यारे पाकिस्तानी पहुँच गए और वहाँ पर नॉन स्टॉप त्यार प्रवास करते हुए अगर सऊदी अरब तक जा सकते हैं तो इसराइल तक भी जा सकते हैं। ये क्या उनका जवाब है? और पाकिस्तानी त्यारों ने अपना आप मनवाया है सर वहाँ?
यहाँ देखिए देखिए मियाँ साहब, अल्लाह का शुक्र है आपके पास J-35 नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपके पास 40 जहाज पहुंच जाएंगे। 5th जनरेशन वारफेयर है, आपकी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी। आपके पास J-10C है, 4.5 जनरेशन के हैं। आपके पास F-16 भी है, मिराज भी है, और फिर जो अभी आपने जिस तरह बात की J-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार हैं, लेटेस्ट जहाज है जिस तरीके से वहाँ सकें। वी हैव द 8th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ इट इज़ मैन बिहाइंड द गन। और हमारे पायलट्स जो है प्रोफेशनल है, तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी वो समझते हैं इंडिया वाले। सो इंडिया में ह्यूमन क्राई खौफ पैदा हुआ है कि क्योंकि देखें कि F-35 दे विल टेक 5 to 10 ईयर्स जो उनके पास मिलेंगे। हमारे पास तो 2 साल में 40 आ रहे हैं। तो समझ लें कि इंडिया के लिए बहुत एक किस्म के खौफ की फ़ज़ा है पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की जब बात होती है। जी अच्छा, ये एक और ख़बर हम देख रहे हैं, नेतन्याहू क्लेम्स इजराइल डेल्ट माइटी ब्लो टू ईरान। ये विल डील, तो ये क्या लग रहा है आपको लाइकली इस तरह ईरान पर हमला? क्या देखें कि काजी साहब दो चीजें, उन्होंने ये कहा कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रूबियो के साथ, तो उन्होंने कहा था लेट्स फिनिश इट, एक ये चीज बात की। सेकंड उन्होंने ये कहा अपनी कौम से कि लेट्स कंप्लीट आवर मिशन। तो अभी ये है कि अब वाशिंगटन पोस्ट ने स्टोरी कैरी की है, कल परसों की बात है, उन्होंने इंटेलिजेंस सोर्सेस को रिपोर्ट करके हुए कहा है कि मिड ऑफ दिस ईयर लाइकली है कि इजराइल स्ट्राइक्स करेगा ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट इनको यकीनन हासिल होगी, और ये कंफर्म इन्होंने रिपोर्ट दी है। तो मेरा ख्याल में आप देखें, अगर आपको याद हो कि ट्रंप के ओथ लेने से पहले जब ये कन्फ्रंटेशन थी इजराइल के साथ, तो ट्रंप ने रिकमेंड किया था कि इजराइल को इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करना चाहिए। जबकि बाइडेन को अगर आपको याद हो तो उन्होंने वाजे किया था अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक नहीं करेंगे और ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन बाइडेन जो ट्रंप ने एक समझ ले आपने उनको एक खुली छुट्टी दी है कि यू कैन गो अहेड, इसका इंप्रेशन यही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। बहरहाल हमें हमारे लिए सोचने का यह है कि जो निज़ाम जो है वो यूरोप को इकट्ठा नहीं रख सका, वी नीड अ सीरियस री थिंकिंग अबाउट इट। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।